नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 कला शिक्षण की। तो कला शिक्षण के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर हमने वीडियोस बनाए हैं। हम दो वीडियोस बना चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर। यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बड़े प्रश्नों को देख लीजिए, चूँकि इस यूनिट में काफ़ी सारे प्रश्न हैं तो एक दुविधा रहती है तैयारी करने वाले के पास कि कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़े। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है कि आपको कौन सी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो पढ़ के ही जानी हैं। तो आपको यहाँ वही बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कोलाज और इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो कोलाज किस प्रकार का होता है और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको समझते हैं। ये जो प्रश्न है अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे यही प्रश्न इस यूनिट में से पूछा जाना चाहिए। बाकी और भी प्रश्न डिस्कस करेंगे पर यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोलाज क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की हमारे घरों में अनुपयोगी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। उन अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक आकार की जो वस्तुएं बनाने की कला है उसे हम कोलाज कहते हैं। यानी घर में जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, यदि हम उनसे कोई उपयोगी या कलात्मक वस्तु बना ले तो वो हमारा कोलाज कहलाता है। यह कला क्षेत्र की एक नवीन विधा है। जो आर्ट का फील्ड है, आर्ट्स का फील्ड है, इसमें एक नवीन जो है आर्ट है यानी नवीन विधा है जिससे हम घरेलू अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। घर में अनुपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कागज़ हैं, कपड़े हैं, माचिस की तिल्लियां हैं, सिगरेट की डिब्बियां हैं, टूटे फूटे कांच, मिट्टी वगैरह के जो आपके पास छोटे मोटे खिलौने वगैरह हैं, इनका हम प्रयोग करके कोई एक ऐसी आर्ट फॉर्म बना सकते हैं जो दिखने में आकर्षक लगती हैं। और इनको चिपकाने के लिए फेविकोल, गोंद आदि का उपयोग भी किया जाता है। अब कोलाज बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो कोलाज कई तरीके के होते हैं, जिनमें से सबसे पहले बात करें पेपर कोलाज बनाना। तो पेपर कोलाज बनाने के लिए हमें विभिन्न आकार के, विभिन्न आकृतियों के और अलग अलग रंगों के कागज़ को इकट्ठा करना पड़ता है। फिर उनको फेविकोल या गोंद की मदद से चिपकाकर एक ऐसा रूप दिया जाता है जिससे प्रकृति, पशु पक्षियों, मानव आदि को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रकार होता है मिश्रित कोलाज, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं और अच्छा आपके कोलाज तैयार होता है। अगला है वस्त्र कोलाज। तो वस्त्र कोलाज बनाने के लिए जो पुराने और फटे हुए कपड़े हैं उनका प्रयोग करके आकर्षक कोलाज बनाए जाते हैं। प्लास्टिक कोलाज बनाने के लिए प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग करते हैं। और कास्ट कोलाज बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े और बुरादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नवीन कास्ट कलाकृति बनाई जाती है। तो ये कोलाज के बारे में हमने सीख लिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में मेहंदी का महत्व और उपयोग क्या है। मेहंदी का ये प्रश्न भी काफ़ी पहले पूछा गया था। शुरुआती दिनों में जब आपका सिलेबस बदला था तो उस समय पर यह प्रश्न पूछा गया था। तो मेहंदी के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में मेहंदी का बहुत अधिक महत्व है और यह बात सर्वविदित है। इसको सब जानते हैं कि भारत में मेहंदी प्रयोग एक बहुत ही प्राचीन परंपरा के रूप में है। यह कोई भी मांगलिक कार्य हो, विवाह का अवसर हो या कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो आदि सब अवसरों पे हम मेहंदी बनाना हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें कलाकार एक अत्यंत सृजनशील क्रिएटिव व्यक्ति होता है और वह अपनी कल्पनाओं से आकर्षक मेहंदी डिजाइन्स बनाता है। मेहंदी मानवीय मूल्यों का भी विकास करती हैं। आर्ट फॉर्म में वो सभी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं जो मानव सिखाना या दिखाना चाहता है। मेहंदी हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, उनको मूर्त रूप यानी देखने लायक रूप प्रदान करता है। और ये जो हस्त कौशल हैं उसके विकास में भी सहायक हैं। वर्तमान में मेहंदी बनाना कई लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी बन रहा है। वर्तमान में इसको एक व्यावसायिक रूप भी दिया गया है कि जहाँ इसका उत्पादन और इसको बनाने वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनको रोजगार इससे मिल रहा है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। मेहंदी जो लोक कला है वह संप्रेषण का कार्य करती है, यानी एक तरीके से भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही हैं, सौंदर्य अनुभूति करवाती हैं, मानसिक अभिव्यक्ति करवाती हैं और ये आनंद देने वाली कलाओं में से एक हैं। तो ये हमने मेहंदी के बारे में सीख लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये है कि बताइए जो लोक कला होती हैं उसका सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व क्या है, सोशल और पर्सनल इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में लोक कलाओं की, तो उसको समझते हैं। लोक कला से तात्पर्य होता है उस कला से जो आम जनता प्रयोग करती हैं और जिसमें कोई विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जन सामान्य की कला है। लोक कला की श्रेणी में स्थानीय चित्र आते हैं, आकृतियाँ आती हैं, भित्ति चित्र आते हैं, मूर्तिकला, हस्तकला, स्थापत्य कला जो सभी कला के स्वरूप हैं वह इसमें सम्मिलित होते हैं। अतः लोक कला परंपरागत होती हैं। अब इसका महत्व क्या है उसको समझते हैं। पहला तो ये है कि यह सृजन शक्ति को यानी सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। दूसरा ये है कि यह आत्म अभिव्यक्ति व्यक्ति के विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। अगला है देश की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं यह आर्ट फॉर्म। और इसके बाद अगला आपको दे रखा है कि यह जन सहयोग, नैतिकता और एकता की भावना जगाती हैं, संप्रेषण का कार्य करती हैं, सौंदर्य अनुभूति करवाती हैं, आनंददायक होती हैं और मानसिक अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। तो लोक कला के महत्व के बारे में हमने देख लिया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो लोक कला है या जो कला है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों है। लोक कला किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली कला है जो वहाँ के रहने वाले लोगों को विशेष महत्व प्रदान करती हैं। ये परंपरागत हैं। हम कह सकते हैं कि लोक कला जनसामान्य की कला है। लोक कला में ये सभी प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। वैसे देखा जाए तो लोक कला का क्षेत्र सीमित है, यानी कि क्षेत्र विशेष में यह कला पाई जाती हैं। फिर भी लोक कला का स्थान सभी कलाओं में अद्वितीय और अनूठा है। इसके संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह हमारे ग्रामीण जनजीवन की यथार्थ को बहुत ही गहराई से प्रदर्शित करती हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व हमारे लिए है। इसके नष्ट होने से हमारी ग्रामीण संस्कृति नष्ट होगी। इससे कई निर्धन, दलित और आदिवासी परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। अगर वो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं तो उनके आजीविका पर सवाल खड़ा हो जाता है कि वह किस प्रकार आजीविका जो है ग्रहण करेंगे। इन कलाओं से उनका सामाजिक सम्मान भी होता है। आर्थिक तो है ही सही, परंतु सामाजिक सम्मान भी उनको इन्हीं कलाओं से मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जो कला है वह तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती हैं। इसलिए कला के बारे में, एक सुंदरता के बारे में, एक सुंदर वस्तु के बारे में कहा जाता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदर वस्तुएं हमेशा आनंददायक होती हैं, आनंद देने वाली होती हैं। अगला है ये जो होती हैं ये सदियों तक इनका अस्तित्व जो है बनाए रखती हैं, यानी कि जो लोग हैं वो अस्तित्व कला के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। तो लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं, धरोहर इनका अस्तित्व बनाए रख रही हैं, तो इसके लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें से अलग अलग करके भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं और या यह प्रश्न इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है समझते हैं। लोक चित्रण की परंपरा की जो विधाएं हैं उनको समझाइए, या फिर राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं कौन कौन सी उनके बारे में बताइए। तो आपको 5-6 लोक कलाएं बता देते हैं, तो अलग अलग नाम से पूछे तो आप वैसा लिख दीजिएगा, और यदि एक प्रश्न पूछे तो आप इसको पूरा एज इट इज़ लिखिए जैसा यहाँ देख रहे हैं। तो समझते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं और लोक चित्रण की परंपराओं के बारे में। तो राजस्थान में काफ़ी समृद्ध लोक कलाएँ हैं। इन्हीं लोक कलाओं के कारण राजस्थान का देश में विशेष स्थान है। उन्हीं लोक कलाओं में से जो महत्वपूर्ण कलाएँ उनको हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहली लोक कला का नाम है मांडना। अब मांडना पिछले साल ही पूछा गया है 2023 में, तो यह प्रश्न छोटे प्रश्न के रूप में या इसी बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, किंतु अलग से मांडना का प्रश्न, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह इसी प्रकार पूछा जाना चाहिए। तो बात करते हैं मांडना की। मांडना क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं घर की, जो आंगन होता है या जल रखने का जो स्थान होता है, उस स्थान पर हम अलंकृत ज्यामितीय आकृतियाँ बनवाते हैं, उनको हम मांडना कहते हैं। ये जो मान्य होते हैं विशेष अवसरों पे, त्योहारों पे, पर्वों पे, नए शिशु के जन्म पर बनाए जाते हैं। और मांडनों में फूल, चौपड़, फूलड़ी आदि ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो देखने पे काफ़ी सुंदर, आकर्षक लगती हैं। बात करते हैं रंगोली। तो रंगोली भी मांडना का ही एक प्रकार है, जिसमें
घर के आंगन और प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन से रंगों का प्रयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती हैं। यह मांगलिक अवसर और विशेष अवसरों पे भी बनाई जाती हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। बात करते हैं फड़ के बारे में। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है अलग बड़े प्रश्न के रूप में भी कि बताइए 2 नंबर का प्रश्न आ जाए वो फड़ के बारे में पूछे आपसे कि बताइए फड़ क्या है। तो आपको समझना है कि फड़ एक ऐसी लोक चित्रण की परंपरा या कला है जहाँ कपड़े पर या कैनवास पर देवी देवताओं की कहानियों का चित्रण 5 या 7 रंग के अलग अलग धागों का प्रयोग करके बनाए जाती हैं। तो यह फड़ चित्रण है जिसमें अलग अलग रंगों के धागों का प्रयोग करते हुए कपड़ों पे चित्र बनाए जाते हैं। फड़ राजस्थान में शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध हैं। लोक देवता रामदेव जी, हड़बू जी, बाबू जी, देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक प्रचलित हैं जिनकी कहानियाँ जो हैं इन चित्रों के माध्यम से सुनाई जाती हैं। सबसे प्राचीन फड़ की बात करें तो वो भगवान देवनारायण जी की हैं जिसका वाचन गुर्जर समाज के भोपे जंतर वाद्य यंत्र बजाकर करते हैं। शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वह इसी फड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में यह एक व्यावसायिक कला भी है जिसके लिए श्री लाल जोशी को जो हैं कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कावड़ कला के बारे में। कावड़ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कला है। मंदिर नुमा जो काष्ठ कलाकृति होती हैं उसे हम कावड़ कहते हैं। इसको चलता फिरता चल मंदिर, बेवाण या देव विमान आदि भी नाम दिए गए हैं। कावड़ बनाने के लिए सबसे पहले बाहरी स्वरूप को लाल रंग से जो है पोता जाता है, यानी कि उसको पुताई लाल रंग से की जाती है। फिर उसके ऊपर काले रंग से जो है देवी देवताओं या फिर विशेष कहानी के चित्र या पात्र को बनाया जाता है। तो ये पात्र रामायण महाभारत या धार्मिक ग्रंथों के चित्र होते हैं। उसके बाद समझते हैं पानों के बारे में। पाने क्या होते हैं कि देवी देवताओं के ऐसे चित्र जो कागज़ पे बनाए जाते हैं उनको हम पाने कहते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का पाना दीपावली के दिन काम में लिया जाता है। तो आप पाने समझ चुके होंगे। लक्ष्मी जी का पाना जिसे हम दीपावली के दिन दीवार पे चिपकाते हैं जहाँ पूजा करते हैं, तो वह एक पाना है जो चित्र आपके किस पे बना हुआ है, कागज़ पे बना हुआ है। राजसमंद जिले के जो नाथद्वारा हैं स्थान है वहाँ के पाने सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं राजस्थान में, और वहाँ भी श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक प्रचलित हैं, 24 कलाओं युक्त होता है। अब बात करते हैं सांजी। सांजी एक भित्ति चित्रण की कला है जिसमें कुंवारी कन्याएं श्राद्ध पक्ष जब चल रहा होता है उस समय सफ़ेद घर की जो कच्ची दीवारें हैं उन पर गोबर से माता पार्वती के प्रतीक के रूप में कुछ कलाकृतियाँ बनाती हैं, तो वो हमारी सांजी कहलाती हैं। और ये जो कुंवारी कन्याएं हैं ये सांजी इसलिए बनाती हैं क्योंकि इनको अच्छे वर की प्राप्ति हो सके, और यह एक प्रकार का भित्ति चित्रण है। अब अगली 2 कलाओं को और जान लेते हैं। अगली कला का नाम है बंदेज। बंदेज क्या होता है कि वस्त्र जो पुराने हो चुके हैं उनको नया रंग देकर वापस नया जैसा बनाया जाएगा, यानी कि वस्त्र को रंगने की जो कला है, रंग देने की जो कला है वो बंदेज हैं। जब हर बार वस्त्र खरीदना कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं कि पुराने जो परिधान हैं जो उन्होंने पहने हुए थे कपड़े उनको रंग करवा कर नया रूप दे देते हैं। तो यह कला बंदेज है। जयपुर और जोधपुर की बंदेज कला जो है सर्वविदित है, यानी कि पूरे राजस्थान में यहाँ की बंदेज कला के बारे में जानकारी सबको है। अब बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट जो जयपुर की प्रसिद्ध है। यह कपड़ों पे जो है हाथों से की जाने वाली हस्तशिल्प कारीगरी है। तो वस्त्र छपाई के लिए जयपुर का सांगानेर स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ हस्तशिल्प कला के विशिष्ट कारीगर कलाकृतियों को वस्त्रों पे उकेरते हैं। पोशाक, चादरें, दुपट्टे, ओढ़नियाँ, रजाइयाँ और जो तकिए होते हैं लगाने के उनके खोल जो है यहाँ तैयार की जाते हैं। उनकी विशेष आकृतियाँ यहाँ डिजाइन की जाती हैं जो देश विदेश में बेची जाती हैं। तो यह राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प कलाएँ या लोक चित्रण की शैलियाँ या विधाएँ हो चुकी हैं। ये तो हो चुके हैं बड़े प्रश्न। अब हम छोटे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें रंगों के प्रकार के बारे में भी कोई सा भी प्रश्न आ जाता है। कभी छोटे 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बताइए प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है। तो इसको समझते हैं। प्राथमिक रंग या मुख्य रंग या प्रमुख रंग प्राइमरी कलर्स उन्हें कहते हैं जो RGB हैं। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू जो हैं यह शुद्ध कलर होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है, इसलिए इन तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, और इनकी सहायता से जो रंग बनाए जाते हैं उनको द्वितीयक रंग कहते हैं। और यदि हम तीनों प्राथमिक रंगों को जोड़ दें तो वह हमारा एक श्वेत रंग बनाएगी।
इसके अलावा गर्म रंग या उष्ण रंग क्या होते हैं? ऐसे रंग जो उष्णता को जो है प्रकट करते हैं वो गर्म रंग कहलाते हैं, जैसे लाल, पीला और नारंगी, साथ ही में बैंगनी। तो लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी यह उष्ण या गर्म रंग कहलाते हैं। इसके अलावा शीतलता प्रदान करने वाले रंगों को ठंडे रंग कहा जाता है और ठंडे रंग में नेत्रों को शीतलता प्रदान होती है, जैसे नीला, हरा, समुद्री नीला और आसमानी रंग। तो यह नीले और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि विरोधी या पूरक वर्ण क्या होते हैं? तो जो दो प्राथमिक रंग मिलाने से जो रंग बना है वह उन दोनों प्राथमिक रंगों का विरोधी या पूरक रंग होता है। यानी कि दो अलग अलग रंगों से जो बना हुआ रंग होता है वह जो बना हुआ रंग है उन दोनों प्राथमिक रंगों का विरोधी या पूरक वर्ण कहलाता है। तो यह हमने सीख लिया है। अंतिम है समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण का मतलब होता है कि जो आसपास जो रंग होते हैं, जैसे पीला और नारंगी हो गया, यह एक ही श्रेणी या एक ही जाति के रंग हैं, तो यह हमारे समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। तो नारंगी और पीला जो हैं लगभग आसपास के रंग हैं, समीपवर्णी हैं, एक ही श्रेणी एक ही जाति के वर्ण हैं। तो यह हमने सीख लिया है रंगों के बारे में। अब प्रश्न आए कि विभिन्न रंगों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले जो रंग हैं वह उष्ण या ठंडे रंगों के बारे में हम बता रहे हैं। तो लाल रंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रंग उत्तेजना और कामुकता को बताता है, साथ ही में खतरे और भय को बताता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग से बनाए जाते हैं। प्रसन्नता को भी यह प्रदर्शित करता है। पीले रंग जो है वो भूख को बताता है, प्रकाश को बताता है, बुद्धिमत्ता को बताता है और प्रसन्नता को भी बताता है। तो लाल और पीला रंग दोनों प्रसन्नता को बताते हैं। नारंगी जो रंग होता है वह ज्ञान, वीरता और प्रेरणा को दिखाता है। तो नारंगी जिसे हम केसरिया रंग कह रहे हैं, तो केसरिया रंग उसी से बना हुआ है। तो केसरिया रंग वीरता का, प्रेरणा देने का और ज्ञान देने का रंग है। अगला है नीले रंग। नीले रंग की बात करें तो नीला रंग आंखों के लिए शीतलता देता है, शांति और सत्यता का प्रतीक है, किंतु यह निराशा, दुख और स्थिरता का भी प्रतीक है। तो नीला रंग यह है। बात करें विश्राम, खुशहाली, सुरक्षा, शिथिलता का रंग, तो वो है हरा। हरा रंग शांति का, विश्राम करने का, खुशहाली का, सुरक्षा का, शिथिलता का रंग होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइए तान चित्र बनाने में जो तान होता है वह क्या है या इसका महत्व क्या है? तो तान का मतलब यहाँ ये है कि हम किसी रंग को कितना हल्का या कितना गहरा करते हैं, तो उसकी जो रंगत है जिसमें वो हल्कापन या गहरापन दिखाई देता है वह उसकी तान है। जहाँ यदि हम बात करें नीले रंग की, तो नीला रंग या तो हल्का नीला होगा या गहरा नीला होगा। सामान्य नीला है तो वह नीला ही है, किंतु उसको हल्का या गहरा करें तो वह उसकी तान है। जहाँ यह तान यह बता रही है कि उसके अंदर काला और लाल रंग, काला और सफ़ेद रंग मौजूद हैं। अब इसका महत्व ये है तान का कि हम 2D जो आकृति होती है, द्विआयामी चित्र, उनको 3D में जो है बना हुआ दिखाई दे सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं इनकी सहायता से। यथार्थता, ओरिजिनलिटी को यहाँ जो है आपके बताया जा सकता है तान के प्रयोग से, और चित्र को भावनात्मक रूप, इमोशनल रूप दिया जा सकता है। बात करें भित्ति चित्रण और इसकी प्रचलित विधियां कौन कौन सी, इसको समझते हैं। भित्ति चित्रण क्या होता है कि जो गुफाएं हैं, जो दीवारें हैं और जो शिलाएं हैं, उन पर कुछ कलाकृतियाँ, कुछ चित्रण किए जाते हैं, तो वह आपके भित्ति चित्रण हैं। जहाँ हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में हमारे हवेलियाँ, महल, दुर्ग वगैरह जो बनाए जाते हैं उनकी दीवारों पे भित्ति चित्रण करवाया गया है। प्राचीन जो गुफाएं मिली है, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, उनमें भी जो है भित्ति चित्रण हैं। अब यह दो तरीके से किया जाता है, एक तो गीले सीमेंट के प्रयोग से, एक सूखे सीमेंट के प्रयोग से। तो गीले सीमेंट के प्रयोग से जो चित्रण किए जाते हैं उनको आला गीला पद्धति से बना हुआ चित्रण कहा जाता है, जबकि जो सूखी दीवारों पे चित्रण होता है उसे टेम्परा पद्धति कहा जाता है। तो ये भित्ति चित्रण का प्रश्न भी हो चुका है। अब हम अंतिम 2-3 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि पेच वर्क क्या है। पेच वर्क समझिए एक ऐसी पेबंद कला है जो हमारे राजस्थान में काफ़ी सदियों से प्रचलित है।
जिसमें दादी नानी क्या करती थी कि जो कपड़े हैं उनकी पोटरी या कतरन की टोकरी खोलती है, पोटली खोलती थी और उसमें से कई सारे वस्त्र निकलते हैं। उन वस्त्रों को आपस में जोड़कर उनको सुई धागे से कनेक्ट करके उनसे गुदड़ी बनाती हैं जो ओढ़ने के काम आती हैं रात के समय सोने में। जैसे रजाई की जगह अगर हम गुदड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसको बिछाने और सोने दोनों में प्रयोग किया जाता है। तकिए की जो खोली है उसको नया कवर दे देते हैं। इसी प्रकार जो है यह चीज़ें काम में ली जाती हैं। तो यह पेचवर्क है राजस्थान की भाषा में और ये गांव में आज भी परंपरागत कला के रूप में प्रचलित हैं। शहरों में तो इसका प्रयोग नहीं होता है किंतु गांव में आज भी यह प्रचलित हैं। मर्ण शिल्प का ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, 2016-17 में, कि जो मर्ण शिल्प बनाना की जो सावधानियां है वो क्या क्या हैं। जबकि मर्ण शिल्प का प्रश्न 2023 में पूछा गया था कि मर्ण शिल्प क्या है, इसके बारे में समझाइए। किंतु प्रश्न ऐसा आए कि मर्ण शिल्प बनाने में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो वह सावधानियों को प्रश्न बहुत ही पहले 2016-17 के आसपास पूछा गया था। इसलिए प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं कि मर्ण शिल्प बनाते समय बच्चों को नकल कराने से रोकना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति करवाएं बच्चे की, वह अपने अनुसार चीज़ों को बनाए। बीच बीच में मार्गदर्शन करें और तकनीकी ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। ज़्यादा गीला और ज़्यादा सूखा न रखे मिट्टी को। जो शिल्प बन जाती हैं, जो कला बन गई हैं, उसको लकड़ी या गत्ते के जो पट्टे पर रख उसको छाया में सुखाएं। सूखने के बाद उसको सिगड़ी या चूल्हे पर जो है अच्छे प्रकार से पका सकते हैं। जिस प्रकार मिट्टी की कच्ची ईंटों को पकाया जाता है उसी प्रकार इनको भी पका सकते हैं। तो यह मर्ण शिल्प में सावधानी हो चुकी हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की, इनके द्वारा कौन कौन से भाव व्यक्त किए जाते हैं उनको समझाइए। तो रेखाएं 3 प्रकार की हैं। सीधी खड़ी रेखा जो इस प्रकार से रखी जाती हैं, एक होती हैं आडी या क्षितिज आकार, और फिर होती है तिरछी रेखाएं। तो तिरछी रेखाएं, आडी रेखाएं, सीधी रेखाओं में क्या चीज़ है कि धरातल के ऊपर और ऊपर की ओर अंकित जो रेखाएं होती हैं वह तो आपके हैं सीधी रेखाएं। यह दृढ़ता, शक्ति, प्रगति, निश्चलता और स्थिरता को प्रकट करती हैं। जबकि जो आपके सीधी पड़ी हुई रेखा होती है धरातल पे उसको हम कौन सी रेखाएं कहती हैं, उसको हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। यह शांति और विश्राम के भाव को प्रकट करती हैं। तिरछी रेखाएं क्षैतिज रेखाओं से 80 डिग्री या 100 डिग्री के बीच का कोण बनाती हैं। तो यह अस्थिरता और वेग को प्रकट करती हैं। तो ये हमने इस यूनिट 3 को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो यूनिट है इसको एक बार वापस देख लीजिए या फिर इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपको यह यूनिट पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। छोटे प्रश्न आप पढ़ना चाहें तो सीरीज से भी पढ़ सकते हैं।